हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उन पर चर्चा की थी। सो इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड ओवर द लिटरेचर सोर्स टू नो द दिल्ली सल्तनत। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कवर और फाइंड आउट द लिटरेचर सोर्स ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। और आज के इस लेक्चर में हम मुग़ल साम्राज्य को जानने के लिए जो ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास है, लिखित साक्ष्य, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे पास जो लिखित साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम आज कौन कौन से मुग़ल साहित्यिक साक्ष्य हैं जिनके आधार पर मुग़ल साम्राज्य को हम जान सकते हैं। सो टुडे वी वुड लाइक टू फाइंड आउट सम लिटरेचर सोर्स टू नो द मुग़ल हिस्ट्री, अबाउट द मुग़ल हिस्ट्री, एंड वी हैव टू डिफाइन that very first and important thing that there are 6 type of sources primarily we can classified to know the Mughal dynasty। और हम यहाँ पर जान सकते हैं कि 6 तरह के मुख्य स्रोत होते हैं जो कि हम आसानी से समझने के लिए उन्हें बांट सकते हैं। तो जिनमें हम पहले स्रोत के बारे में अगर बात करेंगे तो वो है बादशाहों की जीवनियाँ। जो बादशाहों की जीवनियाँ थी यानी कि उनकी बायोग्राफ़ी, कई बार वो ऑटोबायोग्राफीज़ भी थीं, कई बार वो बायोग्राफीज़ भी थीं, और कभी कभी वो आत्मकथाएं भी थी, कभी उनकी कथाएं थीं जो दूसरे लोगों ने लिखी, और जैसे हम तबकात भी कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो बायोग्राफीज़ हैं उनमें हम 2 मुख्य बायोग्राफीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पहली बायोग्राफ़ी थी बाबर की तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में या मूल तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इसके अलावा एक और जो बायोग्राफ़ी हम देखते हैं वो बायोग्राफ़ी है जहांगीर की, जिसे कहते हैं तुजुक ए जहांगीरी, जो फ़ारसी भाषा या पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। सो देयर आर 2 type of biographies mostly we can find here that has been written by as a autobiography. So they are Tujuk e Babri and Tujuk e Jahangiri. So they all both of they written in their particular specific languages, because the Tujuk e Jahangiri was written in Persian language and Tujuk e Babri was in तुर्की लैंग्वेज। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों जो बायोग्राफीज़ या आत्मकथाएं हैं, एक बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में है और एक है तुजुक ए जहांगीरी जो फ़ारसी भाषा में है। इनके साथ ही दूसरी जो लिटरेचर है वो है शहज़ादियों ने जो कविताएं लिखी उन्हें कहा गया दीवान, वो भी फ़ारसी लैंग्वेज में लिखा गया। और तीसरे टाइप का जो लिटरेचर हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं वो है जो फरमान थे, राजा के आदेश थे, ऑर्डर्स थे, और राजा से संबंधित या जो एम्परर था उससे संबंधित जो कानून थे और जो उससे संबंधित जो दस्तावेज़ थे या ऑफिशियल लेटर्स थे या ऑफिशियल पेपर्स थे, उनको कहा जाता था दस्तूर अमल। और यहाँ पर दस्तूर अमल भी हमें मिलते हैं जिनसे कि हम मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल साम्राज्य को समझने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पीरियल कोर्ट होता था या दरबार होता था, वहाँ से कुछ स्पेशल न्यूज़ या लिटरेचर या इन्फॉर्मेशंस जो पब्लिश की जाती थी, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और उनको इंशा कहा जाता था। और इंशा जो है वो वहाँ पर जो क्लर्क होते थे वो लिखते थे, और ये पूरे पब्लिक के लिए या राजकाज के काम के लिए जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उनके लिए वो एक तरह से नियम और कानूनों के रूप में उन्हें रखते थे, तो वो कहलाते थे दस्तूर अमल। इसके अलावा जो सूचनाएं जो दरबार से निकलती थीं राजा के थ्रू या पर्टिकुलर ऑफिशियल डिपार्टमेंट के थ्रू, वो कहलाती थीं अखबारात ए दरबारी ए मुअल्ला। और अखबारात ए दरबारी ए मुअल्ला वो स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते थे जो दरबार से बाहर के लिए लिखे जाते थे या उन्हें बनाया जाता था। और यहाँ पर देखते हैं कि इसके अलावा एक और दस्तावेज मिलते हैं जो क्लर्क, छोटे छोटे क्लर्क होते थे जो अपने रीजन से या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से लिखते थे और उन सारी चीज़ों को कोट करते थे। कई बार वो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते थे, उन्हें भी हम मकबूतात के नाम से जानते हैं या उन्हें रुकात भी कहते हैं। इनके अलावा जो 6वां और आखिरी तरीके का जो लिटरेचर हमें मिलता है वो कुछ धार्मिक साहित्य हैं, यानी रिलीजियस लिटरेचर जो लिखा गया उनको कहते थे मलफूजात। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये 6 टाइप ऑफ लिटरेचर्स दैट वी कैन फाइंड इन मुग़ल डायनेस्टी टू नो द मुग़ल डायनेस्टी हिस्ट्री। तो हम इन 6 के आधार पर ही इस मुग़ल इतिहास को जान सकते हैं। अब हम आपको बात करते हैं कि मुग़ल इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास लिटरेचर फॉर्म है वो लिटरेचर फॉर्म अलग अलग डायनेस्टीज़ के
अलग अलग समय में लिखे गए, यानी कि एक ही मुग़ल वंश है, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। और अब हम देखेंगे कि इसको हम बहुत आसानी से समझने के लिए इन्हें तीनों चारों जितने भी डायनेस्टीज़ या राजा हैं या एम्परर्स हैं उन सब के टाइम में हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बाबर और हुमायूं के समय में लिखे गए जो दस्तावेज़ या लिटरेचर थे। हम देखते हैं कि बाबर ने जब यहाँ पर अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, और मैं उसके लिए आपसे पहले ही इसके बारे में विचार कर चुका हूँ, तो बाबर और हुमायूं को बहुत कम समय मिला, क्योंकि हुमायूं के बीच में एक ब्रेक देखने को मिलता है और शेरशाह सूरी ने यहाँ पर अफ़गान साम्राज्य डायनेस्टी डेवलप कर ली थी, एस्टेब्लिश कर ली थी। और हम देखते हैं कि अफ़गान डायनेस्टी के पीरियड में भी जो हमारे पास लिटरेचर है हम उनको भी इसमें शामिल करके पूरी मुग़ल डायनेस्टी को उसके बेस पर पढ़ने का या समझने का प्रयास करेंगे। सो वी विल ट्राई टू डिस्कवर द डायनेस्टी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द literatures that has been written at the time of Babur and towards the मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब। और अब हम यहाँ पर आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपसे जो बात की थी वो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की थी, और आपको आगे हम इस तरह के और भी वीडियोस और लेक्चर्स हम आप तक पहुंचाएंगे और हम इन पर गहराई से चर्चा करेंगे। उसके लिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर अगर आप बटन दबा देते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं तो आपको जो हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड होते हैं वो सीधे आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन के फॉर्म में आप तक पहुंच जाते हैं और आपको उसे देखने में आसानी होती है, वरना आपको आपके दिमाग से निकल सकता है और आप भूल भी सकते हैं। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये बिल्कुल फ्री होता है, आप जैसा कि जानते हैं, और हमारा प्रयास है कि हम जो भी वीडियोस आप तक पहुंचाएं वो आपके लिए यूज़फुल हो। तो हमारी कोशिश है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और आप कोशिश करें कि आप सब्सक्राइब करें। तो हमारी उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। और इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जैसे ही तुजुक-ए-बाबरी की बात करेंगे, क्योंकि ये तुजुक-ए-बाबरी बाबर और हुमायूं के बीच का जो हमने फेज़ लिया है उनमें हम इसे शामिल करते हैं। सो वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी जो एक लिटरेचर है ये बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी है, और बाबर ने इसके बारे में इसे जो है तुर्की भाषा में लिखा, और उसने अपनी जो कॉन्क्वेस्ट मिशन था उस समय में इसको लिखा, और उसने भारत के बारे में भी इसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम अभी आपके साथ मुग़ल डायनेस्टी के जानने के लिए जो ऐतिहासिक स्रोत हैं लिटरेचर उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, एक संक्षिप्त परिचय हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में आपके साथ बारी बारी से सभी पर गंभीर और गहन चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम और अंदर से जानेंगे। और ये सारी के सारे इन्फॉर्मेशंस हर तरह के कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए या एकेडमिक तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। इनके हम हर एक पक्ष पर चर्चा करेंगे। तो हम आज आपसे बात कर रहे हैं मुग़ल डायनेस्टी को जानने के लिए जो हमारे पास सोर्सेज हैं, और वो है लिटरेचर सोर्सेज। तो हमने तुजुक-ए-बाबरी की बात की, तो तुजुक-ए-बाबरी के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये तुर्की भाषा में लिखी गई, और तुर्की भाषा में लिखने के बाद इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो भारत में आने और भारत के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। और कई बार हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे गैप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि तुजुक-ए-बाबरी में एक जो ड्रॉबैक है वो ये कि कुछ बीच के जो सेगमेंट्स हैं उनका इतिहास हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी है। और हम आपको बता दें कि इस जो तुजुक-ए-बाबरी है इसका 4 बार पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जा चुका है, और इसमें पहले जो ट्रांसलेशन हुआ वो हुमायूं के समय में हुआ, जिसे ज़ैन खान और पाइंदा खान दोनों ने अलग अलग ट्रांसलेशन किया। इसके बाद अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में किया, और फिर चौथा शाहजहां के समय में अबू तालिब तुर्बाती ने किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 4 बार इसका ट्रांसलेशन किया गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसीसी लैंग्वेज और अंग्रेज़ी लैंग्वेज में भी इसका ट्रांसलेशन बाद में किया गया। इनमें जो सबसे अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन है दैट इज़ मेड बाय मैडम बेवरिज, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही यूज़फुल है, रिमार्केबल है, क्योंकि ये सीधा तुर्की से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बाकी जो ट्रांसलेशन है वो पर्शियन से और इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं। तो इस तरह से ये जो इनका लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि 1924 में मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने इसे उर्दू में भी ट्रांसलेट किया और इसे पब्लिश कराया। तो
तो हम इसके बाद दूसरे जो लिटरेचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा लिटरेचर है वो है तारीख़ ए रशीदी, और ये मिर्ज़ा हैदर दोगलात ने लिखी है, और ये बाबर का एक रिलेटिव था और इसने पर्शियन लैंग्वेज में से लिखा। और ये जो लिखा हुआ इतिहास है इसमें ये बाबर और हुमायूं दोनों के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तीसरा लिटरेचर सोर्स जो मुग़ल डायनेस्टी को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हबीब उल सैर। हबीब उल सैर जो है वो खावंद अमीर ने लिखा, और ये भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया, और इसमें बाबर के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद चौथा जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है वो है कानून हुमायूनी, और कानून हुमायूनी भी खावंद अमीर ने ही लिखा है, और ये भी पर्शियन लैंग्वेज में है, और इसमें हुमायूं के समय के जो इतिहास है उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके बाद पांचवा जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर हमें मिलता है वो है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिटन बाय गुलबदन बेगम। शी वॉज द डॉटर ऑफ बाबर, और हुमायूं की बहन भी थी वो, और उसके जो इतिहास लेखन की बात थी वो अकबर के ऑर्डर पर उसने लिखा। अकबर ने उसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए हुमायूं के जो इतिहास है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा, और हुमायूं नामा की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो अभी भी लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में अभी भी संरक्षित हैं। तो हमारे पास ये पांचवा और इम्पॉर्टेंट सोर्स जो बाबर और हुमायूं के समय में हमारे पास इतिहास को जानने का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके बाद छठवां जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट सोर्स है वह है तज़किरात उल वाक़ियात, और ये जो है तज़किरात उल वाक़ियात ज़ोहर आफ़ताबशी ने लिखा है, और ये भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। ये भी अकबर के ऑर्डर पर लिखा गया है, और इसमें भी हुमायूं के जो टाइम पीरियड है और हुमायूं के ख़ुद की लाइफ स्टाइल और उसके समय की घटनाएं थीं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और हम आपको बता दें कि इसकी भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या पांडुलिपि हैं वो दो तरह के हमारे पास दो भाग में मिलती हैं, और एक पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में अभी भी कंजर्व की गई है, और दूसरी उदयपुर के सरस्वती लाइब्रेरी में भी प्रिजर्व्ड है। तो हम यहाँ पर दोनों के बारे में देख सकते हैं, और ये अलग अलग इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स दो जगह में मिल सकती हैं। इसके बाद जो सातवां और इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है तज़किरात ए तहमास्प, और ये ईरान के शाह तहमास्प ने ख़ुद लिखी है, और इसमें बाबर और हुमायूं दोनों के बारे में वर्णन मिलता है। तो हम इससे भी इस हुमायूं या बाबर के इतिहास को जान सकते हैं, और मुग़ल इतिहास के शुरुआती फ़ेज़ को जानने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो फेज़ शुरू होता है, जैसे हमने हैं उसमें शेर शाह सूरी को हम लेंगे, क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बीच में हरा के उसे यहाँ से माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से हुमायूं ने अपनी मेहनत से और अपनी कड़ी मशक्क़त से अपना फिर से मुग़ल डायनेस्टी को यहाँ एस्टेब्लिश किया। तो शेर शाह सूरी का जो साम्राज्य है उसके बारे में भी हम अगले वीडियोस जो बनाएंगे उसमें एक एक करके हर एक राजा या हर एक एम्परर पर हम अलग अलग से बात करेंगे और पूरे कल्चर को देखेंगे। तो शेर शाह सूरी के बारे में भी हम बात करेंगे, अफ़गान डायनेस्टी उसने कैसे एस्टेब्लिश की और क्या इंपॉर्टेंस था और क्या सिग्निफिकेंस थे, उन पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अब शेर शाह सूरी के समय को जानने के लिए, मुग़ल इतिहास को जानने के लिए हमारे पास शेर शाह सूरी के समय के जो लिटरेचर एविडेंसेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लिटरेचर एविडेंस हमारे पास या सोर्स शेर शाह सूरी के समय का जो मिलता है वो मिलता है तवारीख़ ए दौलत ए शेर शाही। तवारीख़ ए दौलत ए शेर शाही जो है वो हसन अली ख़ान ने लिखी और ये भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है, और इसका कुछ ही पार्ट जो है अभी भी हमारे पास उपलब्ध है, बाकी अवेलेबल नहीं हो पाया है, वो शायद ख़राब हो गया या खो गया है। और इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट शेर शाह के समय का जो सोर्स है वो मिलता है तारीख़ ए शेर शाही या तोहफ़ा ए अकबर शाही। और ये जो तारीख़ ए शेर शाही या तोहफ़ा ए अकबर शाही है, जिसमें अकबर शाही का नाम है, इसका कारण ये है कि ये अकबर के समय में अब्बास खान सरवानी ने लिखा, और ये अकबर के रिक्वेस्ट पर लिखा गया क्योंकि अकबर चाहता था कि किसी तरह शेर शाह के समय के इतिहास को वो जान सके। तो इस तरह से शेर शाह के समय के लिटरेचर भी मुग़ल इतिहास को जानने के लिए उसने इम्पॉर्टेंट समझा। इसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट या थर्ड सोर्स है वो है वाक़ियात मुश्ताकी, और वाक़ियात मुश्ताकी शेख रज़क़ उल्ला ने लिखा है और ये भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। तो शेख रज़क़ उल्ला ने पर्शियन लैंग्वेज में जो तारीख़ ए मुश्ताकी को लिखा, और इसमें भी हम देखते हैं कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की
फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट का जो कहानी है उसके बारे में इससे हमें पता लग सकता है। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है तारीख़-ए-शाही। ये अहमद यादगार ने लिखी है और तारीख़-ए-शाही अहमद यादगार की रचना उस समय में है जो शेरशाह की मृत्यु की घटना का वर्णन करती है, यानी शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि शेरशाह की जो डेथ हुई है वो एक गोले के समय में कोई ब्लास्ट से, एक्सीडेंट से हुई, और इसमें उस घटना के बारे में पूरा उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद अगली जो रिसोर्स है या एविडेंस है वो हमें मिलता है तारीख़-ए-दाऊदी। तारीख़-ए-दाऊदी अब्दुल्ला ने लिखी है और इसमें बहलोल लोदी यानी लोदी डायनेस्टी जो मुग़ल डायनेस्टी के पहले एस्टेब्लिश थी उसके बारे में जो हमें इतिहास है वो इससे मिल सकता है। तो इस तरह से ये 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो शेरशाह सूरी के समय के हमें मिलते हैं वो ये पाँचों हैं। अब शुरू होता है इतिहास और मुग़ल इतिहास का इम्पॉर्टेंट फेज़, यानी कि अकबर का समय। और अकबर का जो समय है यहाँ से हम देखेंगे कि मुग़ल जो डायनेस्टी है उसके एस्टेब्लिशमेंट या उसके बेस का जो मेन स्ट्रक्चर है वो यहीं से खड़ा होता है। और अकबर ने इस साम्राज्य को बढ़ाने और अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को जिस तरह से उसने फैलाया और पूरा किया, उसी से मुग़ल डायनेस्टी बहुत लंबे समय तक और बहुत दूर दराज तक वो फैल सकी। तो मुग़ल डायनेस्टी को जानने के लिए जो अकबर के समय के हमारे पास जो सोर्सेज हैं, लिटरेचर हैं, एविडेंसेस हैं, वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि अकबर के समय में सबसे ज़्यादा लिटरेचर पर काम किया गया और ट्रांसलेशन भी किया गया। इस समय में अब्दुल रहीम खान खाना, फैज़ी, सरहिंदी और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो राइटर थे उस समय में लिखने वाले थे, और इनके बारे में हम देखते हैं कि अकबर ने इन्हें बहुत इम्पॉर्टेंस दी। और इसमें अबुल फ़ज़ल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अबुल फ़ज़ल इतने विद्वान थे, ज्ञानी थे, और उनको अकबर ने अपना दोस्त बनाया था। और हम यहाँ पर बात करेंगे बाद में उस सारी चीज़ों पर जब हम अकबर के बारे में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं जो रिटन एविडेंसेस हैं उनमें सबसे पहला जो एविडेंस हमारे पास है वो अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो कि अबुल फ़ज़ल ने लिखा है और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है और 3 भागों में या 3 पार्ट्स में इसे लिखा गया, और इसमें अकबर के समय के इतिहास के पूरे वर्णन को उसमें करने की कोशिश की गई है। और हम आपको बता दें कि जो इसका जो इसमें जो कंटेंट है और इसका जो सब्जेक्ट है वो आखिरकार मुग़ल डायनेस्टी के लिए या मुग़ल एम्परर्स के गुड फेथ में लिखा गया और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए लिखा गया है। और इस तरह से उसमें जो भी बातें लिखी गई उसमें दूसरे जो अलग डायनेस्टी के जो किंग्स थे या एम्परर्स थे उनको कम दिखाया गया और मुग़ल डायनेस्टी के किंग्स को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत या डिवाइन किंगशिप थ्योरी को है उसमें डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट लिटरेचर हमारे पास है वो आइन-ए-अकबरी। आइन-ए-अकबरी भी 3 भागों में बांटी गई है और इसे भी अबुल फ़ज़ल ने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। अब अकबरनामा अलग है और आइन-ए-अकबरी अलग है। आइन-ए-अकबरी जो अकबर के समय के जो रेजोल्यूशंस थे या उसके डिसीजंस थे या कानूनी जो उसके ऑर्डर्स थे उनको इसमें जगह दी गई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या प्रशासन और सारे न्यायिक काम के लिए ज़रूरी थे उन सारी बातों को, उन राजादेशों को लिखा गया है। और हम इसमें आपको बता दें कि आइन का मतलब होता है कानून, तो आइन-ए-अकबरी मतलब अकबर के समय के कानूनों के बारे में इसमें बात की गई थी। तो इस तरह से हम अकबर के समय में इन 2 इंपॉर्टेंट लिटरेचर से बहुत कुछ जान सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर हमारे पास जो एविडेंस मिलता है वो है रुकात-ए-अबुल फ़ज़ल। और रुकात-ए-अबुल फ़ज़ल भी अबुल फ़ज़ल ने ही लिखा है और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन ना होके उसके जो लेटर्स हैं उनका कलेक्शन है, यानी उसके पत्रों का संग्रह है। और ये कलेक्शन जो है वो उन लेटर्स का है जो उसने अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को लिखे हैं। उन सारे लेटर्स को इसमें एक इकट्ठा करके कंपाइल किया गया, तो ये संग्रह है। और इस तरह से इसे हम इतिहास के जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स मान सकते हैं। एक और अगला एविडेंस हमारे पास जो है वो इंशा-ए-अबुल फ़ज़ल। और इंशा-ए-अबुल फ़ज़ल जो है वो लेटर्स हैं जो अबुल फ़ज़ल ने अकबर के लिए लिखे, यानी अकबर ने जब किसी को ऑफिशियल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स लिखवाए तो अबुल फ़ज़ल से लिखवाए, और वो अबुल फ़ज़ल ने जो लेटर लिखे हैं उन्हें इंशा-ए-अबुल फ़ज़ल के नाम से जाना जाता है। और अब इसके बाद 5वां जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लिटरेचर सोर्स अकबर के समय का है वो है तबक़ात-ए-अकबरी। तबक़ात-ए-अकबरी जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है और जो अकबर का मीर बख्शी थी। और बाद में ये थोड़ा सा रिजिड हुआ और ये
इंटॉलरेंट होता गया और बाद में उसने इन सारी पॉलिसीज़ में अपनी जो खुद की आइडियोलॉजी थी उसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरह से मुग़ल डायनेस्टी में इतिहास लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखा गया। और हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ते छठवां जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास वो मुंतखब उल तवारीख़ या तारीख़ बदायूनी, और ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखी गई पर्शियन लैंग्वेज का ये जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बदायूनी है वो अरबी, पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज को वो बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने ट्रांसलेशन का काम भी किया और अकबर ने उसे बहुत सारा ट्रांसलेशन का काम भी दिया। और उसने रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी और सिंहासन बत्तीसी का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, तो आप इसको ध्यान रखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अगले फेज़ में, वो है जहांगीर का फेज़। तो अकबर के बाद जब डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो गई, उसका बेटा जहांगीर जब नया रूलर बनता है तो उसने भी इतिहास लेखन को इम्पोर्टेंस दी। और यहाँ पर तुजुक ए जहांगीरी जो खुद की उसकी आत्मकथा है या उसकी ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। और तुजुक ए बाबरी जो है वो लिखी गई पर्शियन लैंग्वेज में, और इसके कुछ भाग जहांगीर ने खुद लिखे, लेकिन वो खुद कुछ समय बाद बीमार हो गया। उसके बाद उसने ये जिम्मेवारी मोहम्मद खान को सौंप दी। तो मोहम्मद खान ने आगे के जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है वो बायोग्राफी के रूप में आगे लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद इकबाल नामा भी मोहम्मद खान ने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है, और ये भी जहांगीर के इतिहास को लेकर लिखी गई है। और इसके बाद तमिम्मा वाक़ियात ए जहांगीरी जो है मोहम्मद खान के बाद आगे बढ़ाकर उसी बात को जहांगीर की आत्मकथा को इस किताब में लिखा गया, और ये मोहम्मद हादी ने लिखा। और इसके बाद इसका चौथा जो डिस्क्रिप्शन में मिलता है वो मुआसर जहांगीरी के नाम से मिलता है, और ये ख्वाजा कामगार धारत खान ने लिखा। ख्वाजा कामगार धारत ने मोहम्मद हादी ने जहाँ इसको ख़त्म किया उसके बाद से अगले फ़ेज़ में लिखने का काम शुरू किया। तो हम देखते हैं कि जहांगीर के समय के इतिहास को लिखने में इन 4-5 राइटर्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। इसके बाद नया फेज़ शुरू होता है शाहजहाँ का। शाहजहाँ के समय में इतिहास लेखन को फिर से आगे बढ़ाया गया, और यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारा लिटरेचर फिर से लिखना शुरू किया गया। और शाहजहाँ का जो इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर हमें मिलता है वो है पातशाहनामा। और पातशाहनामा जो है वो मोहम्मद अमीन कज़वीनी के द्वारा लिखा गया, और कज़वीनी ने इसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। और पर्शियन लैंग्वेज में इसको लिखने का मतलब था कि उस समय में पर्शियन लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुग़ल डायनेस्टी की, तो इसलिए पर्शियन लैंग्वेज में ज़्यादातर लिटरेचर लिखे जाते थे। पातशाहनामा दूसरी एक और पातशाहनामा भी है, वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी, और ये भी शाहजहाँ के लिए है। और ये कज़वीनी के बाद का जो इतिहास है उसको यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। इसके बाद इसी पातशाहनामा को 2 बार इसलिए लिखा गया क्योंकि पहले कज़वीनी ने लिखा, और कज़वीनी के कुछ समय बाद फिर इसको जो जहाँ से कज़वीनी अंत करता है उसके बाद फिर अब्दुल हमीद लाहौरी इसको आगे बढ़ाता है। फिर तीसरा पातशाहनामा हमें एक और मिलता है, वो मोहम्मद वारिस लाहौरी ने लिखा। और मोहम्मद वारिस लाहौरी ने भी इसको जहाँ से अब्दुल हमीद लाहौरी ख़त्म करते हैं उसके बाद ये मोहम्मद वारिस लाहौरी इसको लिखना शुरू करते हैं। तो ये पातशाहनामा शाहजहाँ के समय के इतिहास को जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमें मिलता है। इसके बाद अब समय आता है औरंगज़ेब का, जो कि मुग़ल डायनेस्टी के जो एक्सट्रीम फेज़ है उसका लास्ट स्टेप है। और ये जहाँ से जो एक नया फेज़ शुरू होगा उसके बारे में हम आधुनिक इतिहास या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और उसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें परिचय होगा। तो जो औरंगज़ेब का समय है वो समय थोड़ा सा एक नए पॉलिटिकल सिनेरियो का टाइम है, और औरंगज़ेब ने इतिहास लेखन को अपने 21वें साल में रुकवा दिया था। यानी उसकी डायनेस्टी या उसके एस्टेब्लिश आफ्टर कोरोनेशन द 21st ईयर उसने क्या किया कि इतिहास लेखन को बैन कर दिया कि कोई इतिहास नहीं लिखेगा। तो उसका जो इतिहास लिखने का जो समय था उसके पहले जो बुक्स लिखे गए होंगे, तो उस समय में जो इतिहासकार थे वो बड़े डर के या छुप के इतिहास लिखते थे, और उन लिटरेचर्स को भी हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि वो बिल्कुल इम्पार्शियल होके लिखे गए होंगे। और हम देखते हैं इसमें सबसे पहला हमारे पास डिस्क्रिप्शन मिलता है वो आलमगीर नामा, और आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा है, क्योंकि इस समय में औरंगज़ेब ने इतिहास लेखन बंद करवा दिया था, तो उसने बड़े छुप के और राजकीय पत्रों को पढ़ के किसी तरह से उसने इसको लिखा। और उसके बाद हम देखते हैं मासर ए आलमगीरी मोहम्मद शाकी मुस्तैद खान ने लिखी, और इसमें औरंगज़ेब के टाइम का पूरा
डिस्क्रिप्शन हमें मिल सकता है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर है वो है ज़फ़रनामा ए आलमगीरी, और ये आकिल ख़ान ने लिखा। ज़फ़रनामा ए आलमगीरी पर्शियन लैंग्वेज में आकिल ख़ान ने इसको लिखा, और ये भी हम औरंगज़ेब के समय का इतिहास जानने के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स है। फिर एक और जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है वो है मुंतखब उल लुआब, और मुंतखब उल लुआब या तारीख़ ए खाफ़ी ख़ान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये खाफ़ी ख़ान ने लिखा, और इसमें बाबर के भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण का वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गैर मुस्लिम या हिंदू इतिहासकारों ने भी इस समय में कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखने की कोशिश की। उनमें हम देखते हैं नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन जोशी ने लिखा, और इसमें भी औरंगज़ेब के समय के इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा एक और जो हिंदू राइटर है उन्होंने लिखा वो था फुतूहात ए आलमगीरी, और ये ईश्वरदास नागर ने लिखा। इसमें ख़ास तौर से राजस्थान के एरिया का इतिहास हमें मिलता है। और इसके बाद एक और जो हिंदू राइटर थे उनका नाम था सुजान राय, और इन्होंने लिखा था खुलासात उल तवारीख़। खुलासात उल तवारीख़ भी एक हिंदू राइटर द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया एक डिस्क्रिप्शन है जो औरंगज़ेब के समय के इतिहास को जानने में इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यूरोपीय जो पिलग्रिम्स थे, यात्री थे, उन्होंने यहाँ पर जो विजिटर्स थे उन्होंने यहाँ पर आके और जो कुछ भी उन्होंने यहाँ देखा उसको भी उन्होंने इंग्लिश या पर्शियन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की, या अपनी लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में उनको लिखा। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारे पास इतिहास जानने के लिए सोर्सेज इनफ होने लगे, तो इनको भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम अगर हम देखेंगे तो कैप्टन हॉकिंस का नाम आता है, जो कि आप पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं आगे आपको जब इतिहास की पूरी डिस्क्रिप्शन हम देने के बाद एक एक करके टॉपिक वाइज इन पर डिस्कशन करेंगे, तब हम आपसे इस पर डिस्कशन करेंगे। और हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस के बाद हम टॉमस रो को भी देखते हैं। उसके बाद डेलाइट हैं, पीटर मुंडी हैं, बर्नियर हैं, जिन्होंने ट्रैवल्स इन मुग़ल एम्पायर लिखी, जो फ्रांसीसी लैंग्वेज में है। और इसके बाद मनुची को हम देखते हैं, जिन्होंने इटली की इटालियन लैंग्वेज स्टडियो डी मोगोर के नाम से अपना डिस्क्रिप्शन लिखा। तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि ये हमारे पास एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस हैं जो कि मुग़ल डायनेस्टी को जानने के लिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ख़ास तौर से लिटरेचर सोर्सेज, उनके बारे में हमने आपको थोड़ा सा अभी परिचय कराया। तो हमें उम्मीद है कि इन रिसोर्सेज के बारे में जो हमारे बुक्स हैं उनको आप याद कर लेंगे और लिख लेंगे, और ये आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और इन पर हम बाद में वृहद चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास इस वीडियो के माध्यम से थोड़े ही समय में हमने आपको इतना आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो इस काम को सराहना करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप अपने नीचे लेफ़्ट साइड में एक विंडो देखेंगे, उसमें हमारे हिस्ट्री सिंप्लीफाइड चैनल का एक लोगो दिखाई देता है, उस पर आप टैप करेंगे तो आपको वहाँ पर हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ जाके भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब लिखा है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री होता है। और हमारा सहयोग करें, और आप आगे हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आगे हम आप साथ और भी ज़्यादा वीडियोस और भी ज़्यादा टॉपिक्स पे, प्राचीन इतिहास से लेके और आधुनिक इतिहास तक एक एक करके टॉपिक वाइज, जो कि यूपीएससी, पीसीएस और हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस के या रीजनल पीसीएस या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज या डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपके साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।